बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल धर्मशर पर। तो आज पढ़ने वाले हैं पाठ 8 और लिख भी दिए है कि पाठ 8 जिस पाठ का नाम है उषा। पाठ 8 है, अब पाठ का नाम है उषा और इस उषा के रचनाकार है, जो उषा कविता है, इनके रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह। पूरा पाठ का नाम और साथ में उसका लेखक कौन है, उस लेखक का नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है ये बात कि पाठ 8 पाठ का नाम उषा। उषा का रचनाकार कौन है? था शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। उषा का रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उषा का रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह। ऐसे याद करते चलना है, याद पूरा चैप्टर का नाम याद कर लेते हैं तो आपको 4 नंबर का पूछता है पूरे 12th के हिंदी के एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। तो पाठ 8 अब पाठ का नाम उषा और इस उषा के रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, लेखक की जीवनी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की चैप्टर की बात को समझेंगे, कविता के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ये शमशेर बहादुर सिंह हैं, इनके जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? जीवन परिचय। जीवन परिचय देख लेते हैं सबसे पहले। तो जीवन परिचय में सबसे पहले ये जानते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 में। कब? 13 जनवरी 1911। 13 जनवरी 1911 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। कितना में? बोलिएगा, 13 जनवरी 1911 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जिस स्थान पे इनका जन्म हुआ, मतलब कब हुआ, तब 13 जनवरी 1911। ये मान लो पूछ रहा, कह रहा है कब हुआ, अभी कहाँ हुआ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब कहाँ हुआ, तो हुआ कहाँ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था उत्तराखंड के देहरादून में। उत्तराखंड राज्य का नाम है, उत्तराखंड के देहरादून में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किनका? शमशेर बहादुर सिंह का। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ उत्तराखंड के देहरादून में। और जन्म कब? 13 जनवरी 1911 में। जन्म 13 जनवरी 1911 में। कहाँ? तो उत्तराखंड के देहरादून में। पूछा जाए कहाँ, तो उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। जिस प्रकार में बिहार की राजधानी, जैसे क्या बिहार की राजधानी मैं कहूँ मोतिहारी, मतलब मैं बिहार के मोतिहारी से हूँ, मैं बिहार के घोड़ासान से हूँ, मैं बिहार के पटना से हूँ, बिहार के मुजफ्फरपुर से हूँ। उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के देहरादून से। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 में। और वो कहाँ? तो उत्तराखंड के देहरादून में। कहाँ? तो उत्तराखंड के देहरादून में। याद हो गई। तो आगे देखते हैं, इनकी माता और पिता का नाम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन? शमशेर बहादुर सिंह की माता कौन थी। तो शमशेर बहादुर सिंह की माता थी प्रभुदेई। क्या नाम था इनकी माता का? प्रभुदेई। प्रभुदेई, ऐसे याद रखिएगा। शमशेर बहादुर सिंह की माता थी प्रभुदेई। क्या नाम था? प्रभुदेई। और पिता था तारीफ सिंह। क्या है? मेरे बारे में 2-4 को तारीफ करता है, मतलब पूछ बराबर मेरे बारे में बताओ। तो इनके पिता का नाम थे तारीफ सिंह। याद रखिएगा, क्या नाम थे? तारीफ सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की माता प्रभुदेई और पिता तारीफ सिंह। माता प्रभुदेई, पिता तारीफ सिंह। ऐसे 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा आप सबको कि माता प्रभुदेई, पिता तारीफ सिंह। माता प्रभुदेई, पिता तारीफ सिंह, ठीक है, तारीफ सिंह। और जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के देहरादून में। कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। और आगे बात करते हैं इनका पारिवारिक जीवन के बारे में कि आगे चलकर इनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा। जब शादी विवाह हुआ तो इनका पारिवारिक जीवन कैसे बीता, कैसे नहीं बीता, किन से शादी हुई, कब हुई, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पारिवारिक जीवन में देखते हैं किनका? शमशेर बहादुर सिंह की 1929 ईस्वी में धर्म देवी से विवाह किए। 1929 ईस्वी में इनकी शादी हुई। किन से हुई? धर्म देवी से। इनकी शादी धर्म देवी नाम की एक महिला से इनकी शादी होती है। शादी तो लड़की से ही होती है, बाद में महिला बन जाती है। तो धर्म देवी 1929 में इनकी शादी हुई है। किन की? शमशेर बहादुर सिंह की 1929 में। कौना से? तो धर्म देवी से। शादी किन से हुई है? तो धर्म देवी से। कब हुई है? तो 1929 में। बोलो, 1929 में धर्म देवी से। 1929 में धर्म देवी से। हम धर्म सर है हम धर्म देव है, वो धर्म देवी थी जिनकी शादी किनसे हुई थी? शमशेर बहादुर सिंह की।
धर्म देवी क्या, शमशेर बहादुर सिंह की शादी किनसे हुई थी? धर्म देवी से। तब कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। इसके आगे सुनिए, 1933 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। हाउ माय गॉड, 1929 में शादी हुई, 1929 में। 30, 31, 32, 33, 4 बरस के बाद 33 में इनकी पत्नी कौन? धर्म देवी की मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी मर गई। भगवान न करे किसी की पत्नी मरे इतनी जल्दी, मर गए। कब मर गए? तो 1929 में शादी किया, 1933 में इनकी पत्नी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इनका परिवार जो है ना भाई प्यारो, देखिए इनका जो परिवार है वो क्या हो गया? विहीन हो गया। कैसे नहीं विहीन होगा? जो अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए, सारा जीवन उनका साथ निभाने के लिए वे हमसफ़र को लाए थे, उस हमसफ़र की मृत्यु मात्र 3 या 4 सालों के बाद हो जाती है। उनका परिवार कहाँ नहीं विहीन होगा? उनका परिवार विहीन हो गया, अनिश्चित जीवन हो गया, इनका जीवन निश्चित नहीं रहा। ये सब सुना साना लगने लगा जग में, कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है अचानक। उसके बाद इनका जीवन में थोड़ा बदलाव आता है, कुछ समझ नहीं आता है, कष्टों में जीवन बीतने लगता है। दिन भर ऐसे मन नहीं लगता है इनको। किनको? शमशेर बहादुर सिंह के, क्योंकि परिवार का विहीन उनकी पत्नी की मृत्यु जो हो जाती है, इसीलिए। उसके बाद आगे की मैं बात करूंगा। इनके आगे के बात में मैं बतला रहा हूँ 1929 में, ठीक है। और जब पत्नी की मृत्यु हो गई 1929 में, तो जब ये परिवार से विहीन हुए, इनका जीवन सुना सुना लगने लगा कि इसके जीवन में कोई मतलब किसी से बात करने का इनका मन ही नहीं करता था, क्योंकि पत्नी की मृत्यु हुई थी। ये असहाय विवश टाइप से हो गए थे, कुछ समझ नहीं आता था। तो एक कॉपी और कलम की सहारा लेते हैं और लिखने की शुरुआत करते हैं, ताकि हम अकेले में बैठ के क्या करें, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो हम लिखने की शुरुआत करते हैं। तो वहीं ये इनकी कृतियाँ 1932 से 1933 से लिखना शुरू हुआ। मतलब 1900 माने पत्नी के जाने के बाद ये अकेला रहने लगे, तो सोचे कि अब मेरे साथ कोई ना कोई तो रहना चाहिए, तो इनका लेखन कार्य जोड़ता है। तो 1932 से मानिए 32 या 33 से अनुमान था, 32-33 से लिखना शुरू किए। क्या? रचना लिखना, कविता, कहानी, निबंध वगैरह वगैरह लिखने की शुरुआत की है यहाँ। तो देखिए 1932-33 से लिखना शुरू हुआ, इतना याद रखिएगा। उसके बाद बहुत सारे रचनाएं लिखे, बाद में यात्रा बताएंगे। जब पत्नी की मृत्यु हुई 1933 में, तो मानिए 1933 से लिखने की शुरुआत करते हैं और बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत रचनाएं रचते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ दूसरा सप्तक, इनके रचना का नाम है दूसरा सप्तक लिखे। उसके बाद कुछ कविताएं लिखे, नामे था रचना के, कथी? कुछ कविताएं। क्या नाम था? कुछ कविताएं। उसके बाद कुछ और कविताएं, इनके रचना के ही नाम है, कुछ और कविताएं। उसके बाद चुका भी नहीं हूं मैं, इनके रचना का नाम है कि चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, इनके रचना का नाम है इतने पास अपने। उसके बाद इनके रचना का नाम है उदिता। क्या नाम है? उदिता, मुदिता का उदिता। उसके बाद बात बोलेगी, इनके रचना का नाम है क्या? बात बोलेगी, मैं नहीं, बात बोलेगी। उसके बाद आगे है काल मुझसे होर है मेरी, कि ऐ काल, ऐ समय तुझसे होर है मेरी, काल मुझसे होर है मेरी। उसके बाद लिखते आगे टूटी हुई बिखरी हुई, इनके रचना का नाम आता है टूटी हुई बिखरी हुई। उसके बाद रचना का नाम आता है कहीं बहुत दूर से सुन, कहीं बहुत दूर दूर तक देख रहे मेरी जिंदगी सुना ही सुना है। तो वही लिखते हैं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, बहुत दूर से सुन रहा हूँ। किनकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है कि कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। उसके बाद उनके रचना का नाम है सुकून की तलाश, कि कैसे सुकून मिलेगी, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये रचना रचते हैं कि सुकून की तलाश। उसके बाद इनके रचनाओं का नाम है उषा, कविता है आदि, इनकी सब रचनाओं के नाम हैं। उसके बाद 1978 ईस्वी की बात है। 1978 में ये सोवियत संघ रूस की यात्रा किए, रूस गए यात्रा पे, वहाँ देखने, वहाँ के कल्चर को समझने, लिखने वगैरह, ठीक है। तो सोवियत संघ कहाँ जाते हैं? रूस में जाते हैं।
सोवियत संघ रूस में जाते हैं। आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि उनको वे सोवियत संघ रूस की यात्रा कब किए थे। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत संघ रूस की यात्रा कब किए थे, तो 1978 में किए थे। और शमशेर बहादुर सिंह ने विदेशों की यात्रा कहाँ की थी, तो रूस की थी, रूस गए थे। ठीक है, उसके बाद इनके एक कविता का नाम पढ़ना है, इनका एक कविता पढ़ना है सबसे पहले इस चैप्टर में। उषा, उस कविता का नाम क्या है, उषा। यहाँ कविता पढ़ना क्या है, उषा पढ़ना है, कविता उषा। तो सबसे पहले देखते हैं आज उषा कविता को पढ़ने से पहले इनके बारे में कुछ समझते हैं। अब इनके जीवन परिचय को समाप्त हुआ, अब मैं चलता हूँ उषा चैप्टर की ओर। तो उषा पढ़ना है, उषा। उषा का अर्थ सबसे समझ लो, उषा का अर्थ क्या होता है, भोर। उषा का अर्थ भोर होता है। भोर समझते हैं, भोरे में सब सवेरे सवेरे भोर। उसके बाद देखिए उषा कविता में क्या है ऐसी, किस आधार पर उषा लिखी गई, उसके बारे में मैं बात करता हूं कि देखिए उषा को इसमें एक जादू बताया गया। उषा क्या है, एक जादू है। उषा क्या है, एक जादू है जो टूटता है तो सूर्योदय होता है। उषा एक जादू है, भोर को बतलाया जा रहा है। जब वो भोर खत्म होता है तब सूर्य का उदय होता है और सारी दुनिया में प्रकाश फैलाता है। उषा एक जादू है, और जब टूटता है तब ही सूर्योदय होता है। उषा एक जादू है, जो टूटता है तो सूर्योदय हो जाता है। उषा मतलब भोर, उषा मतलब भोर, सुबह सुबह 4:30-5 के समय की बात हो रही है। उषा मतलब भोर। ये टूटता कब है, जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य उदय होता है तो उषा को तोड़ के रख देता है। ठीक है, तो आइए इसमें कुछ लेखक का मतलब लिखने के पीछे के कारण समझते हैं। उषा के चैप्टर असल में क्यों लिखा गया, इसमें परिवर्तन, प्रकृति में हो रहे परिवर्तन को बताने के लिए उषा पाठ को लिखा गया है। प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है। प्रकृति में हो रहे परिवर्तन, क्या, ओ माय गॉड, प्रकृति में हो रहे परिवर्तन को बताने के लिए उषा को लिखा गया है। ठीक है, कि प्रकृति में हमेशा क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति में हो रहे परिवर्तन को लेकर यहाँ उषा को लिखा गया है। परिवर्तन को बताया जा रहा है कि सुबह में सपा मौसम सुहावना, सुहावना ही सुहावना, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बहुत आनंद आता है। उसके बाद परिवर्तन क्या होता है, थोड़ा सा उदय, सूरज की उदय होने की शुरुआत होती है। उसके बाद जितना भी आसमान में सारी लालिमा छा जाती है, धीरे धीरे किरणें फैलती जाती है, समय बदलता है। ऐसे हमेशा परिवर्तन होता रहता है। फिर शाम के सूरज ढलती है, फिर रात होती है, फिर सितारे जगमगाते हैं। मतलब प्रकृति में हमेशा बदलाव होता रहता है, जिस बदलाव को यहाँ लिखा गया है। ठीक है, जिस बदलाव को यहाँ बताया गया है। तो आइए हम चलते हैं कविता की ओर और कविता को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कविता को, पढ़ते हैं कविता को, जिस कविता का नाम है उषा। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि कविता का नाम क्या है, उषा है। और इसी पाठ को अब समझना है, जिनके रचनाकार कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। इन्होंने क्या लिखना चाहा है, प्रकृति में हो रहे बदलाव को बताना चाहा है, बतलाना चाहा है कि प्रकृति के में हमेशा बदलाव होता रहता है। और ये जो प्रकृति है ना, ये सबको समान दृष्टि से देखती है। ये परिवर्तन सबों के लिए होता है, ये परिवर्तन किसी एक के लिए नहीं होता। इसी बदलाव को यह लेखक यहाँ दिखाना चाहा है, बताना चाहा है। और सुबह के नभ को ये भी बताना चाहा है कि कितना निर्मल होता है, स्वच्छ होता है और इतने मनमोहक होता है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या नाम लिखा गया, उषा। उषा का अर्थ सबसे पहले सब जानिए क्या होता है, भोर होता है। उषा का अर्थ होता है भोर, सुबह का समय, सुबह का समय, सुबह सुबह का समय, यानी भोर को बतलाया जा रहा है, भोर को कहा जा रहा है उषा। ठीक है, तो आगे लिखा गया है कि प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, प्रातः, प्रात मतलब सुबह, प्रात मतलब सुबह को कहा जाता है। प्रातः नभ था, नभ मतलब आकाश था, नभ मतलब आकाश का पर्यायवाची है, आकाश को नभ कहा जाता है। तो आगे देखिए, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। इस वाक्य को समझिए, नीला शंख की बात आ रहा है, नीला शंख से तुलना किया जा रहा है आकाश को, कि प्रातः नभ था नीला शंख जैसा, कि प्रातः सुबह का जो आकाश था ना, वो नीले शंख की तरह था। और नीला शंख क्या होता है, नीला शंख को काफी पवित्र, निर्मल और स्वच्छ माना जाता है। जो पंडित सब होते हैं, जो शंख रखे रहते हैं ना, तो उसमें नीला शंख को काफ़ी पवित्र, निर्मल और स्वच्छ माना जाता है। उसी प्रकार सुबह का ये आकाश होता है, काफ़ी निर्मल, काफ़ी स्वच्छ। ठीक है,
काफ़ी निर्मल और स्वच्छ होता है। तो कह रहा कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, जैसे कि प्रातः सुबह का जो आकाश था, नभ मतलब आकाश, सुबह का जो आकाश था बिल्कुल नीला शंख की तरह था। जिस प्रकार एक शंख नीला, जिस प्रकार एक नीला शंख काफ़ी निर्मल और स्वच्छ होता है, उसी प्रकार सुबह का आकाश होता है। क्या नीला जो सुबह का आकाश होता है जो काफ़ी निर्मल स्वच्छ होता है। ठीक है, कह रहे कि भोर का नभ, उसी प्रकार भोर का वो नभ, भोर का वो आकाश होता है, नीला शंख की तरह होता है, काफ़ी निर्मल और स्वच्छ होता है। जरा सी मलिनता नहीं रहती, जरा सा भेदभाव नहीं रहता, जरा सा उसमें कोई अंतर नहीं होता। ये बदलाव सभी के लिए होता है, ये नभ सभी के लिए होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सुबह का समय, भोर का समय उसको आकाश का रंग मनमोहक और अच्छा न लगे, भोर का समय उसे अच्छा न लगे। तो कहते कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का जैसे भोर का नभ कि सुबह का जो आकाश था बिल्कुल नीले शंख की तरह था। जिस प्रकार नीला शंख निर्मल और स्वच्छ होता है, उसी प्रकार सुबह का क्या था, आकाश था, भोर का आकाश था। आगे कहते राख से लिपा हुआ चौका, भाव देखिए कितना सुंदर भाव आया है कि राख से लिपा हुआ। पहले के समय की यहाँ बात बतला जा रहा है कि पहले एक समय था, गाँव में गरीब व्यक्ति हुआ करते थे अधिकांशतः, बहुत सारे लोग, हर घर में चूल्हा होता था जो मिट्टी और ईंट के बने होते थे, गैस सिलेंडर चूल्हा ये सब नहीं हुआ करता था। तो उस समय जो चूल्हा होते थे वे माटी और राख से उसे लिपा जाता था, और लिपने के बाद वो स्वच्छ और शुद्ध हो जाता था। उसी प्रकार कह रहे कि राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका मतलब वो चूल्हा, राख से लिपा हुआ वो चूल्हा अभी गीला पड़ा है। तो सुबह पहले के समय में गांव में ऐसा हर घरों में क्या होता था ना कि सुबह के समय चूल्हा को हर व्यक्ति पहले लिपता था, यानी अभी भी बहुत घरों में ऐसा लिपाता है, तब उस पर खाना बनता है, ताकि कोई भी भक्त आदमी आए, साधु महाराज जी आए तो हम झूठ मतलब शुद्ध खाना खिला सके। खाना बनाने से पहले चूल्हा को लिपा जाता है उसे शुद्ध करने के लिए, ताकि लोग गांव में कहते हैं संस बरकत मिले, शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, साफ रहे। इसीलिए हर सुबह प्रतिदिन क्या होता है कि चूल्हा को लिपा जाता है राखी से, पानी से, पीरी माटी से। समझ गए? तो कह रहे हैं भाव देखिए, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जिस प्रकार चूल्हा सुबह सुबह राख से लिपा के साफा शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, अभी गीला पड़ा, जिस प्रकार गीला पड़ा रहता है बड़ी सुंदर देता है, उसी प्रकार अभी सुबह का भोर का ये नभ है, ये आकाश है, जो मानो अभी ये क्या हुआ है, अभी ही ये लिपा गया है और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार चूल्हा गीला पड़ा हुआ है, उसी प्रकार ये नभ, ये आकाश गीला पड़ा हुआ है, मानो तो कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी निर्मल, स्वच्छ और शुद्ध नज़र आ रहा है। उसी प्रकार सुबह का आकाश होता है प्यारो, काफ़ी शुद्ध नज़र आता है, काफ़ी निर्मल नज़र आता है, काफ़ी मनमोहक नज़र आता है। उसके बाद आगे की पंक्ति तक जरा देखिए, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब बहुत काली मतलब बहुता करिया कुछ कुछ, बहुता करिया कुछ कुछ, बहुत काली सिल मतलब पत्थर, सिल मतलब पत्थर, बहुत काली सिल जरा से, बहुत करिया पत्थर के करेगी, बहुत काली सिल जरा से, मानो तो बहुत काला पत्थर, बहुत करिया पत्थर के लाल केसर से, लाल केसर रंग से जैसे धुल गई हो, उस पत्थर को लीप दिया गया है। अब मान लो खूब करिया पत्थर के थोड़ा गेरुआ रंग से, थोड़ा लाल रंग से अगर लीप दोगे तो करिया से कथी हो गया, केसर रंग का हो गया, लाल रंग का हो गया। और करिया से और देखने में मनमोहक कौन ज़्यादा निमन लगेगा, वो जो केसर रंग से रंगाया है वो बढ़िया लगेगा, वो निमन लगेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए भाव देखिए, करे बहुत काली सिल जरा से लाल की छट से जैसे धुल गई हो, कि मानो तो बहुत काले पत्थर, ये आसमान को बतलाया जा रहा है। माना ये जो पूरा आसमान बा ना, ये पूरा आसमान बहुत बड़का करिया पत्थर बा। तो एक करिया पत्थर सुबह के समय मानो पूरा आकाश में देखना, सब चारों तरफ लाल दिखाई देती है, चारों तरफ लाल दिखाई देती है। तो मानो कह रहा है कि मानो ये नभ जो है ना, ये नभ काला पत्थर है, अब प्रतिदिन सुबह में ये पूरा लाल केसर से रंगा जाता है। प्रतिदिन लाल केसर से क्या होता है, रंगा जाता है।
और देखने में काफ़ी मनमोहक नज़र आता है। लालिमा आकाश में छाई रहती है और मनमोहक दृश्य नज़र आता है। तो करिया पत्थर जिस प्रकार लाल केसर से रंग दोगे, उसी प्रकार ये सुबह का आकाश है जो काला पत्थर मानो तो होते हुए भी सभी बादलों के मतलब सभी बादलों के बीच एक काला जो पत्थर वो लाल नज़र आ रहा है सुबह के समय में। ये क्या है? प्रकृति में बदलाव नहीं है, ये प्रकृति में परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है, तो और क्या है बताओ। आगे कहते हैं, आगे स्लेट पर या लाल खरिया चाक मल्दी हो किसी ने। सुबह का आकाश ऐसा लगता है जैसा स्लेट पर, लड़का में कख कथी पर सीख ले बारा, स्लेटे पर नु, स्लेट पर लाल खरिया चाक मतलब लाल खली से पढ़े हो, क ख ग घ अंग ऐसे पढ़े है ना स्लेट पर, कथी से पढ़ ले बारा, खली से। तो मानो सुबह में आकाश ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है ऐसा दिखता है जैसे मतलब लाल खली उठा के स्लेट के इसे क्या कर दी, मल दी हो। तो स्लेट तो होता है करिया, आ खली हम केसन खली से रंग रहे स्लेटवा को, तो केसर रंग से लाल रंग से, तब स्लेटवा का तो रंग बदल गया, करिया से हो गया केसर रंग का। स्लेटवा बड़ा नीमन शोभ रहा होगा, बड़ी नीमन लौकित हुई स्लेटवा। उसी प्रकार मानो ये पूरा आसमान कथी बा, स्लेट बा। आ सवेरे के समय प्रकृति की भगवान क्या करता है, सुबह के समय पूरे आकाश को लाल रंग से रंग देता है। कितना सुंदर मनमोहक दृश्य नजर आता है। समझ गए हम। आगे पढ़िए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कह रहा है कि नील जल में सुबह के समय पोखरा में, तालाब में, नदी में देखना कि जो जल होता है, जल मतलब पानी, वाटर, नीर, ये सब जो सुबह के समय में जो पानी होता है ना, मानो तो सुबह के समय में ये जो पानी तालाब के जो पानी है साफा नीला नज़र आता है। जैसे कि अगर देहो देखेगा चबा तो हर देह लग जाई, और वो कैसे देह लौकी, जैसे हिल रही, ऐसे डगमगाते हुए नज़र आता। पानी में जब तक हिलत हुई ना, तो जब देखबा तो पता चले कि रे हमरो देहवा हिलता पनिया में। वही कह रहा है कि इतना सुंदर दृश्य होता है सुबह का कि सबसे पहले तो नीला मतलब तरह ब्लू रंग के लौकबा, ओकरा बाद तकवत लगे कि मैं देहो हिलता, ऐसे बतला रहे। और जादू टूटता है, मानो सुबह में ये सब जादू होता है, प्रकृति के जादू दिखाता है मानो। तो ये सब जादू अब मानो जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है, और सूर्योदय होते ही जितना ही बात बतलाए हैं ये सारा का सारा समाप्त हो जाता है, जादू टूट जाता है। मानो सुबह में जादू होता है। कैसे जादू होता है कि सफ़ा नीला सह की तरह स्वच्छ, निर्मल और साफ नज़र आता है आकाश। सबसे पहले ही जादू। दूसरा जादू, जिस प्रकार चूल्ही के राख से पानी से पीरी माटी से लिप दिलिए गील नज़र जितना सुंदर आवले, उतना ही सुंदर प्यारो ये आकाश नज़र आता है। दूसरी बात, बहुत करिया पत्थर को अगर हम लाल खली से लिख देंगे और रंग बदल के नीमन शोभने लगेगा, उसी प्रकार मानो ये पूरा आसमान करिया बा और पूरा सुबह में लाल रंग से रंग आ जाता है। ये जादुई है। सुबह के समय में पोखरा में, तालाब में देखोगे तो मतलब सफा स्वच्छ पानी नज़र आता है। पूरा गंदा नीचे बढ़ जाता है, देखोगे तो मुझे देह हिलते हुए नजर आएगा, इतना स्वच्छ। ये सब कथी है, जादू है। लेकिन अब जादू टूटता है इस उषा का, क्योंकि अब सूरज निकलते ही सारा जादू टूट जाता है। सारा आसमान लाल से सब कुछ नहीं दिखाई देता है, सबका रंग बदल जाता है, सब कुछ बदलाव आ जाता है। तो इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है तुम सबको बड़ी बढ़िया समझ आया होगा। अब बढ़िया समझ आया तो हमको कमेंट करके ये बतवा को बताइएगा कि सर हमको बड़ी बढ़िया समझ आया है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप हमें बताओगे कि सर बेहतर समझ आया। फिर हम मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तर लेकर उषा का नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट चैप्टर में, इसी समय, इसी वक्त, इसी चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, मस्त रहो, जीते रहो, बेहतर से पढ़ते रहो, अच्छा अंक लाते रहो। जय हिंद।